हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के पेपर 1 क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी 2026 में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा का तिथि दिया हुआ है 7 जनवरी 2026। शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता का, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का। टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 1 जो होता है सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। तो ये हमारा दिसंबर 2025 सेशन के लिए लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इस दिन लास्ट इस शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद दिसंबर सेशन कंप्लीट हो चुका था और इसमें जितना भी हुआ है उसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा पेपर 1 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट जो भी यूनिट होता है, पेपर 1 का 10 यूनिट, उसके सभी बेसिक कंसेप्ट का वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिए और अपने तैयारी को धार दीजिए। तो हम इसमें आज आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और अपने जो भी आप ग्रुप में, जहाँ भी नेट जेआरएफ के ग्रुप में जुड़े हैं, वहाँ पे इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, दिल से शेयर करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम देखेंगे, जिसमें डीआई का क्वेश्चन होता है। पहले ही मैं बता दिया हूँ कि डीआई का हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब वो डीआई कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दिसंबर 2025 सेशन का जो था पेपर 1 सभी का मैंने सॉल्व करा दिया है वीडियो। तो कल से इस सेशन का हम लोग डीआई देख लेंगे, मैथ देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जून में। आइए देखते हैं, 1 से 5 तक डीआई है। अगर अभी आप बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द स्वयं प्रभा चैनल नंबर 5 विथ द थीम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडी इज नेम एज। सूचना, संचार और प्रबंधन अध्ययन की थीम के साथ स्वयं प्रभा चैनल नंबर 5 का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। देखिए, सीईसी या यूजीसी द्वारा यह चैनल प्रबंधित किया जाता है। स्वयं प्रभा ये मुक्स है, इंडियन मुक्स का एक पार्ट है ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का। इसमें प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान और संबंधित विषय पर 24/7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होते रहता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि इंटरैक्टिव सोसाइटी इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग। अंतःक्रियात्मक समाज की विशेषताएं क्या है? तो अंतःक्रियात्मक यानी हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं उसके थ्रू। इंटरेक्ट होना मतलब जैसे कि हम आपको वीडियो कॉल किए या फिर वीडियो कॉलिंग में लाइव क्लासेस करा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। जूम जो होता है, जूम मीटिंग, वहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट किया जाता है। तो उसी तरह का इंटरेक्टिव सोसाइटी का क्या क्या गुण लक्षण है वो बताना है। तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो गया। उसके बाद नेटवर्क इंटीग्रेशन ये होता है, बिल्कुल सही, नेटवर्क की ज़रूरत होती है। मल्टीमीडिया भी होता है और डिजिटाइजेशन, डिजिटलीकरण भी होता है। फिर उसके बाद अनकल्चर्ड मीडिया का इन्वायरमेंट दे रहा है, असभ्य, तो ऐसा नहीं, असभ्य नहीं होता है। इस हिसाब से BCD सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। टर्म दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको समझना है हम लोग को और मिलान करना है दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला दे रहा है कि प्राकृतिक चिन्ह नेचुरल साइन, दूसरा है आर्टिफिशियल साइन, तीसरा है सिग्नल संकेत, चौथा है सिंबल यानी प्रतीक। तो देखिए, नेचुरल साइन क्या होता है? वे चीज़ें जो प्रकृति में मौजूद हैं, दोज थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर, उसी को तो हम लोग प्राकृतिक चिन्ह कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल साइन की बात करें हम, तो ये कृत्रिम संकेतों में प्रतिक्रिया की कम निश्चितता है, तो ये यहाँ 3 में हो जाएगा। फिर उसके बाद सिग्नल संकेत की बात करें हम, तो कृत्रिम संकेत जो पूर्वानुमानित प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं, वो हो जाएगा चौथा में। उसके बाद अगर हम सिंबल की बात करें, प्रतीक की, तो ये कृत्रिम संकेत जो पूर्वानुमानित प्रतिक्रियाएँ, 1 मिनट, ये जो है ना, इसका इंग्लिश पढ़िए, इसमें हिंदी जो है सेम दे दिया लगभग सिंबल और संकेत का। देखिए, सिंबल जो है ये लेस सर्टेनिटी ऑफ रिस्पॉन्स इन आर्टिफिशियल साइन होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, संकेत का, सिग्नल का, आर्टिफिशियल साइन दैट प्रोड्यूस प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन सिग्नल बोलते हैं।
तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा मैच होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अब आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देख सकते हैं दोस्तों, आईसीटी का क्वेश्चन है, बेस पॉइंट दिया हुआ है। इसको मैंने अभी लगातार 3-4 वीडियो से लगातार आपको बनाना, इसका वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। बेस पॉइंट कोई भी हो उसको डेसिमल फॉर्म में निकाल लेंगे पहले, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर पूछे, यहाँ असेंडिंग आरोही क्रम पूछा है तो असेंडिंग में सजा देंगे, डिसेंडिंग पूछेगा तो डिसेंडिंग में सजा लेंगे, लेकिन पहले निकालने आना चाहिए। तो देखिए एक ठो मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे क्या है कि 3.2, इसका बेस दिया है 4। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट से इधर में 0, 1, 2 ऐसे बढ़ा के गुना कर देते हैं, इधर में -1 चलते हैं। तो देखिए 3 × 4 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 के पावर 0 हो जाएगा, और प्लस ये क्या आ जाएगा 2 × 4 के पावर -1। अभी सबको जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, वहीं इसका वैल्यू होगा क्या हो जाएगा। तो 3 × 4 के पावर, तो ये 4 को 16, 16 तिया 48, ये 4 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा। 4 के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, उसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये जो है 4 के पावर 1 माइनस में है और 2 से गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ये 2/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 1/4 ये इसको करेंगे, फिर इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.5। इस सब को जोड़िएगा तब जा कर के ये हो जाएगा कितना, 48 बड़ा 60, 3 63, 63.5 इसका वैल्यू हो गया। तो ये एक ठो का निकला, ए का निकला 63.5। उसी तरह बी का निकालिए, फिर सी का निकालिए, फिर डी का निकालिए। ठीक है, अब देखिए डी में क्या दिया है, डी में दे दिया है कि 3F6, बेस इसका 10 दे दिया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि 3F6 दिया हुआ है तो F का वैल्यू 15 होता है दोस्तों, F का वैल्यू 15 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह A D E का भी मैं बताया हूँ पहले, तो ये याद कर लेना है, रट लेना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो 3 और F के जगह पर 15 रख देंगे, और 0.6 है और बेस 10 है, तो यहाँ बेस 10। अब इसको फिर उसी तरह 0, 1, 2 करके जाएंगे और इधर -1 और करके इसका डेसिमल में वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर वहाँ देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग में। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक आधारित संचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है ना, और ऑप्शन दे रहा है। इसमें जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसका इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वे आर कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी का रहा है निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक आधारित संचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा, इसका ऑप्शन का भी इंग्लिश अलग है और हिंदी अलग है। तो ये वाला इंग्लिश का क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी शिफ्ट में आएगा, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश का छोड़ दीजिए और इसके हिंदी का वैलिड करके चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक आधारित संचार की श्रेणी में किसे किसे रखा जा सकता है। तो इसे रखा जा सकता है मुद्रण कला संबंधी संचार को रखा जा सकता है, उसके बाद श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को भी रखा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक में, उसके बाद कंप्यूटर माध्यस्थ संचार को भी रखा जा सकता है, और व्यक्तिगत वार्तालाप को, ये जो है पर्सनल, ये नहीं होता है डिजिटल में, इलेक्ट्रॉनिक में फिर सिलेंडर प्रेस नहीं होगा। तो क्या होगा, A B C होगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। इसका इंग्लिश मत देखिएगा, हिंदी देख के चलिए, हिंदी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आगे है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ www के क्रमिक विकास के संदर्भ में कौन से कथन सही है वो देखना है। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है ये। ठीक है ना, जो पूरा इंटरनेट प्रोटोकॉल इस पे चलता है। तो यहाँ देखिए पहला कथन कह रहा है कि वेब 2.0 प्रतिभागी सामाजिक वेब है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वेब 1.0 केवल पठनीय वेब है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सी में है कि वेब 2.0 के 3 प्रमुख अनुप्रयोग है, कौन कौन, यूट्यूब, विकीज और ब्लॉग, की बात सही है।
डी का जो कह रहा है कि वेब 3.0 पढ़े लिखे और निष्पादित करे वेब है, तो ये भी बात सही है। यानी इस वेब का 1.0, 2.0, 3.0 जो है ना वो सभी सही है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि वेब 1.0 में क्या कहा गया है, केवल पठनीय वेब है। वेब 2.0 जो है प्रतिभागी सामाजिक वेब को दर्शाता है। वेब 3.0 जो है यह पढ़े लिखे और निष्पादित करने को बताता है। और वेब 2.0 के तहत ही 3 प्रमुख अनुप्रयोग दिया गया है। कौन कौन? तो यूट्यूब, विकीज और ब्लॉग। तो यहाँ चारों कथन सही है। आइए देखते हैं किस में है चारों कथन। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। वो कह रहा है कि एन ओवर एस्टिमेटेड प्रेडिक्शन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन event based on frequency of the event past occurrence is known as। आशातीत ओवर एस्टिमेटेड पिछली घटनाओं की आवृत्ति के आधार पर किसी घटना की संभाव्यता के बारे में भविष्यवाणी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उपलब्धता का स्वतः शोध, यानी कि अवेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी आशातीत पिछली घटनाओं की आवृत्ति के आधार पर किसी घटना की संभाव्यता के बारे में जो हम भविष्यवाणी करते हैं उसे उपलब्धता स्वतः घोष शोध कहा जाता है, यानी अवेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है। वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मनियमन के मूल सामाजिक और भावनात्मक कौशल और योग्यताएं हैं जो अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रम कैसेल के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? तो इसके अंतर्गत है दोस्तों क्या किया गया है, सेल्फ मैनेजमेंट स्व प्रबंधन को भी किया गया है, सेल्फ अवेयरनेस स्व जागरूकता को किया गया है, उसके बाद संबंध कौशल रिलेशनशिप स्किल को किया गया है, उसके बाद सामाजिक जागरूकता की बात की गई है, सोशल अवेयरनेस की, फिर लास्ट में जो है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को भी ध्यान देखा जाता है, जिम्मेदारपूर्ण निर्णय लेना। यानी यहाँ पे सभी के सभी कथन सही है। देखेंगे किस ऑप्शन में है वो। तो ये ए बी सी डी हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आजकल हम बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। ईयरबड का फैशन चल गया, अब तार वाला ईयरफोन हेडफोन की ज़रूरत नहीं रह गया। तो ये ईयरबड किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वायरलेस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो ये क्या है उसी के बारे में बताना है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इसका अर्थ है कि तकनीक उपयोगकर्ता के साथ यात्रा कर सकती है। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस या पर सॉफ्टवेयर, ईमेल संदेश, वेब पेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का बात नहीं कर रहा है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। वो कह रहा है कि इसका तात्पर्य किसी प्रकार के ऐसे कार्य से है जो हार्ड वायर्ड कनेक्ट के उपयोग के बिना संपन्न किया जाता है, उतना सूटेबल नहीं है। तीसरा है यह वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तकनीक को संदर्भित करता है जो सेलफोन, कंप्यूटर, अन्य उपकरणों के बीच कम दूरी पर सिग्नल प्रसारित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ब्लूटूथ जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। PAN जो होता है नेटवर्क रेंज हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके अंतर्गत आता है। और ये क्या करता है, सेल फोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरण के बीच कम दूरी पर सिग्नल प्रसारित करता है, लगभग 10 से लेकर 100 मीटर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि ड्राइव को जो है कोड गोल्स लिखा गया है, तो फिर क्वाइंस को क्या लिखा जाएगा? देखिए DRIVE लिखा गया, ठीक है। और ये ड्राइव है, इसको कोड में लिखा गया क्या? GOLSH लिखा गया। तो इसका हम अल्फ़ाबेट पहले से करेंगे। D का 4, R का 18, I का 9, V का 22 और E का 5, ठीक है। उसके बाद G का करेंगे 7, उसके बाद O है तो O का क्या होता है 15, L का क्या होता है तो 12, S का क्या होता है 19, उसके बाद H का क्या होता है 8। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या पैटर्न बन रहा है। G से D से लेके G तक जा रहा है, 3 जुड़ रहा है, और 18 से 15 पर जा रहा है, 3 घट रहा है, 9 से 12 पर जा रहा है, 3 बढ़ रहा है, 22 से 19 पर गया, 3 घटा, 5 से 8 पर गया, 3 बढ़ा। यानी एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है। इसी पैटर्न पर क्वाइंस को भी हम लोग निकाल लेंगे। तो लिख लीजिए COINS लिख लीजिए। C का कितना हो गया 3, O का कितना हो गया 15, I का कितना 9, N का 14, S का 19। अब इसमें पहले 3 जोड़िए
तो 3 जोड़िएगा 3 में तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 में से घटा लेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 14 में 3 घटा लेंगे क्या हो जाएगा 11, 19 में 3 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्या होता है, तो 6 होता है हमारा एफ, 12 क्या होता है एल, तो डबल एल हो गया। और उसके बाद एक 11 क्या होता है, तो ये के होता है, 22 क्या होता है, तो वी, एफ एल एल के भी ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर। काफ़ी इजी होता है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हमने, निम्नलिखित में से किसे दूसरे स्व सेकेंड सेल्फ की तरह वर्गीकृत किया जाता है, किसको, तो ये है हमारा द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो है सेकेंड सेल्फ के तहत यूज़ किया जाता है लेबलिंग में, तो ये याद रखिएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है। आगे चलेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान करना है दोस्तों। क्या क्या दे रहा है तो उसको पहले देख लीजिए कि पहला कथन में कह रहा है कि पैनल अध्ययन एक प्रकार के अनुदैर्ध्य अनुसंधान है। पैनल स्टडी इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब भी जहाँ पे पैनल स्टडी होगा वहाँ वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंतर्गत आता है। बी नंबर देखेंगे कि कोहरेट स्टडी इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कोहर्ट अध्ययन जो है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान, यानी कोहर्ट स्टडी और पैनल स्टडी ये दोनों जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, अनुदैर्ध्य अनुसंधान है। तीसरा है पैनल स्टडी इज ए टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ये गलत हो गया। चौथा है कोहर्ट इज ए टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये गलत हो गया। सही क्या हुआ ए और बी, आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जीवाश्म ईंधन और परमाणु संयंत्रों के समान ही होते हैं, सिवाय इसके कि इनमें से किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, किनके सिवा, तो ये बॉयलर और विखंडन की हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी और सी। इनके अलावे किसी प्रकार की किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो बी और सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब असतत चरों की पहचान करना है। कौन कौन से जो चर हैं वेरिएबल, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। असतत चर की पहचान करना है हमको। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन कर रहा है किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो क्या है, वो एक असतत चर है। वो कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, हमेशा चलते रहने वाला है, तो ये हमारा सही हो गया। उसके बाद बी में कह रहा है कि किसी सिक्के को 10 बार उछाले जाने पर प्राप्त हेड की संख्या क्या होगी, तो वो भी प्राप्त हेड की संख्या जो है ये असतत चर में आ जाएगी। तीसरा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक के साथ छात्रों के जो प्राप्तांक होते हैं ये भी एक प्रकार का असतत चर है, तो यहाँ पे तीनों सही हुआ। एक स्टेटमेंट इधर भी होगा। डी नंबर देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों, डी नंबर कह रहा है कि हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्कूल, विद्यालय में जो है छात्रों की कद की लंबाई एक निश्चित सीमा तक होती है, इसलिए वे क्या हो जाएगा असतत नहीं होगा, तो ए बी सी सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर। देखिए असतत चर वे चर होते हैं जो केवल विशिष्ट पृथक और गणनीय मान ग्रहण कर सकते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, आमतौर पर पूर्ण संख्याएँ, ठीक है ना, भिन्नात्मक नहीं इसके अंतर्गत आता है। अब आएंगे आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। देखिए क्या दे रहा है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरी तरफ है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, तीसरा है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग और चौथा है शिक्षा आयोग। तो ये इसके मिलान करना है किसमें, तो टी रैले है, एम.एफ. सैंडलर है, जे.ई.डी. बैथ्यून है, डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर है। इस समिति आयोग के अध्यक्ष कौन थे उससे मिलान करना है। तो देखिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग जो आया था वो डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में आया था, तो इसका 4 हो जाएगा। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है ये टी रैले की अध्यक्षता में आया था। कब आया था आप इसको कमेंट करके इसका समय बताइए, काफ़ी फेमस है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में किया गया था। फिर उसके बाद काउंसिल एजुकेशन की बात करें, शिक्षा परिषद का जो है जे.ई.डी. बैथ्यून के अध्यक्षता में किया गया था। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा, 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा।
देख लीजिए, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन टी रेले की अध्यक्षता में, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का गठन एमी सैडलर की अध्यक्षता में, शिक्षा परिषद का गठन जेईडी बैथुन की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, वो कह रहा है कि 1901 में शिमला सम्मेलन का वर्णन लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित प्रकार से किया था। किस प्रकार से किया था? 1901 में शिमला सम्मेलन जो हुआ था उसका वर्णन लॉर्ड कर्जन के अनुसार कैसे किया गया था? तो ये जो है एक सेक्रेट एजुकेशन कमीशन के तहत किया गया के रूप में किया था कर्जन ने इसका वर्णन, गुप्त शिक्षा आयोग के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि 1901 के शिक्षा सम्मेलन जो शिमला में हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और वे समाचार पत्रों द्वारा की गई आलोचनाओं के संदर्भ में जो है इसे गुप्त शिक्षा आयोग या एक गुप्त बैठक के रूप में एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसकी कार्रवाई जो है वो गोपनीय रखी गई थी और इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद है दोस्तों ये MS एक्सेल है, ICT का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड लेवल आता है। सेल रेफरेंस MS एक्सेल का दे रहा है और उसकी परिभाषा पूछ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। सबका SD S55 ST5 D5 ये सब क्या होता है, 85 ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद अगर हम चले तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि एंड SD एंड 5 जो है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, निरपेक्ष संदर्भ होता है। D5 जो है मिश्रित संदर्भ होता है, मिक्स्ड रेफरेंस, और D5 जो है सापेक्षिक संदर्भ होता है यानी रिलेटिव रेफरेंस होता है। DS5 जो है मिश्रित संदर्भ ये भी होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज का जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए क्या दे रहा है, CFC11 दे रहा है, CH4 मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें जो है सबसे कम जो है दोस्तों पोटेंशियल इसका ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल हम देखें सबसे कम जो है किसका होता है, तो सबसे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये पहले आ जाएगा CO2। फिर उससे बड़ा जो है उससे ज़्यादा पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो ये मीथेन का होता है CH4 का। फिर उससे बड़ा हम देखेंगे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O। फिर उससे बड़ा का हम देखेंगे तो ये CFC11 होता है, CFC11 होता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन से जाएंगे हम, CBDA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, देख लीजिए मैथ का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, इसको बना लीजिएगा। अगर अभी आप बनाना चाहें तो ये वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे बना लीजिए। अब देखिए 25 कह रहा है कि दवा युक्त इन मेडिकेटेड कम्युनिकेशन ऑडियंस अटेंशन इज कंसीडर एज। मेडिकेटेड मतलब होता है मध्यस्थ, मेडिएट करना, मध्यस्थ, इसको पढ़िए मध्यस्थ संचार में जो है श्रोता का ध्यान एक रूप में माना जाता है। किस रूप में, तो ये दुर्लभ संसाधन के रूप में माना जाता है, स्कैर्स रिसोर्स के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वो कह रहा है कि व्हेन डिड इंडिया बिकम ए पार्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD। भारत जैव विविधता संबंधी अभिसमय CBD में कब शामिल हुआ था, तो ये जो है 1994 में शामिल हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1994 में भारत शामिल हुआ था इसमें। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन से लॉजिकली इक्विवेलेंट कथन है वो देखना है। इससे भी साइलोलिज्म का है कि बहुत बार मैं बता चुका हूँ। इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका घुमा फिरा के दिया होगा, मतलब कान अब पीछे से छुइए या आगे से छुइए, काने पकड़ाएगा, ठीक है ना, तो उसी को अर्थ में इसको समझना है। देखिए ऑप्शन BCD दे रहा है, पहला ही देखते हैं। ऑल बी में क्या कर रहा है, नो कैट्स आर बोबिन्स, नो कैट आर बोबिन, कोई भी कैट जो है बोबिन नहीं है। उसके बाद सी में कह रहा है कि ऑल कैट आर नॉन बोबिन्स, तो ऑल कैट आर नॉन बोबिन मतलब जितने भी कैट है वो नॉन बोबिन्स है, यानी बोबिन्स नहीं है। तो वही तो बात किया जरा, कोई भी कैट जो है बोबिन नहीं है बोलिए, या फिर बोलिए सभी कैट बोबिन नहीं है, बात वही हुआ। तो ये दोनों तो वैरिड कर रहा है। उसके बाद अगर देखते हैं डी के साथ कर रहा है कि नहीं, डी में कह रहा है कि नो बोबिन्स आर कैट, कोई भी बोबिन जो है वो कैट नहीं है।
तो जब कोई भी कैट जो है बोविन्स नहीं है तो कोई भी बोविन्स कैट नहीं होगा, उसी का रिवर्स है ये स्टेटमेंट। और ऑल कैट आर नॉन बोविन्स है तब भी नहीं होगा, ठीक। तो यानी ये भी वैरी करता है, इसके साथ में इलॉजिकली कोफैलेंट हो रहा है। तो बी सी डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में ए इज़ ए राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि एक लाइव ऑनलाइन गणित ट्यूटोरियल के दौरान एक शिक्षक समस्या समाधान तकनीकों और समीकरणों को दृश्य रूप से प्रदर्शित करना चाहता है। इस शिक्षण पद्धति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर टूल सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है ना। तो लाइव ऑनलाइन गणित ट्यूटोरियल चलाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट बताना है, तो ये होता है लाइव के लिए जैमबोर्ड होता है, ठीक है ना। अगर इसमें लाइव नहीं रहता तो बदल जाता है ये, लेकिन लाइव पूछ रहा है तो याद रखिएगा जैमबोर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक लाइव ऑनलाइन गणित ट्यूटोरियल के दौरान जो है एक छात्र समस्या समाधान तकनीक और समीकरण को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करने हेतु शिक्षण पद्धति में जैमबोर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। यह एक तरह का डिजिटल व्हाइट बोर्ड है जो लाइव टीचिंग के लिए बेहतरीन है, ठीक है। और शिक्षक इस पर पेन टूल का उपयोग करके समीकरण लिख सकते हैं और पेंडुलम के चित्र या ग्राफ अपलोड कर उसे विजुअली समझा भी सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय संविधान के आरंभ के समय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान समझे जाते हैं। देख लीजिए वही वाला क्वेश्चन है जिसका हिंदी इंग्लिश अलग अलग दिया था ना, यहाँ पे देख लीजिए वही सेम इंग्लिश दिया है और उसी का हिंदी यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो राष्ट्रीय महत्व के संस्था समझे गए कब, जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ उस समय। तो देखिए आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक में BHU दिया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये था बिल्कुल सही। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी था जब संविधान आरंभ हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना बाद में हुआ। और कालीकट का भी, कलकत्ता नहीं है ये कालीकट है, इसका भी बाद में हुआ। तो हमारा ABC सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इज राइट आंसर। अब आएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जल शोधन प्रक्रिया में जैविक सामग्री को हटाने के लिए अतिरिक्त BOD यानी कि जैव ऑक्सीजन मांग होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। BOD जो है वह सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है BOD। याद रखिएगा कि द्वितीय शोधन प्रक्रिया में जैविक सामग्री को हटाने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग की जाती है BOD की। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब WW एक रोमांचक नया विकास जो वर्तमान क्षमताओं से परे मशीन पठनीय और मशीन बोधनीय जानकारी प्रदान करता है, उसे कहा जाता है सुदूर, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, तो ये एक तरह का सिमेंटिक वेब होता है। ये सिमेंटिक एक तरह का वेब होता है जो कि ऑप्शन नंबर C में है, तो C इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक रोमांचक नया विकास जो वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक मशीन पठनीय और मशीन बोधगम्य जानकारी प्रदान करता है, उसे हम लोग सिमेंटिक वेब कहते हैं। वर्ल्ड WW एक उन्नत रूप है जहां जानकारी न केवल मनुष्य को पढ़ने की योग्य होती है बल्कि मशीनें भी डाटा के अर्थ को समझ सकती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अपने चारों ओर दृष्टिपात करें, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अत्यंत बुद्धिमानी से व्यवस्थित की गई है। स्पष्ट है कि यह संसार की किसी बुद्धिमान ईश्वर द्वारा सृजित किया गया है। उपयुक्त में कौन सा तर्क दोष है, फैलेसी है, वो बताना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह का जो जब भी आएगा ना तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए कि अपने चारों ओर दृष्टिपात करें, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अत्यंत बुद्धिमानी से व्यवस्थित की गई है। तो इस पर कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि यह संसार के किसी बुद्धिमान ईश्वर द्वारा सृजित किया गया है। तो इसमें आत्माश्रय दोष है, बेगिंग द क्वेश्चन जो है उस फैलेसी है, बेगिंग द क्वेश्चन की फैलेसी है जो कि ऑप्शन नंबर B में है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो है तर्क को निष्कर्ष उसी आधार पर वाक्य में पहले ही मान लिया जा रहा है, न कि उसे स्वतंत्र रूप से सिद्ध किया जा रहा है। यह एक प्रकार का वृत्ताकार तर्क है जहां आधार निष्कर्ष को और निष्कर्ष आधार को सही ठहरा रहा है। तो जब भी यहाँ हो तो इस तरह में बेगिंग ऑफ द क्वेश्चन फैलेसी आता है, आत्माश्रय दोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वो है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्वनिर्देशित अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है उसकी पहचान करना है। इसमें निष्क्रिय अधिगम होता है तो नहीं, स्व सेल्फ डायरेक्टेड हो गया इसका मतलब थोड़ा है कि वो निष्क्रिय हो जाएगा, बिल्कुल। दूसरा है सीखने का इसमें विस्तार होता है, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, तो ये बात बिल्कुल सही है। सी है कि टेकिंग ऑनरशिप ऑफ लर्निंग, सीखने की जिम्मेदारी लिया जाता है, ये भी बात सही है। और चौथा है टीचर सेंटर लर्निंग, तो नहीं, जब स्वनिर्देशित है, खुद से सेल्फ डायरेक्टेड है तो इसमें टीचर सेंटर की बात ही नहीं आएगा। और सेल्फ मॉनिटरिंग, जब सेल्फ डायरेक्टेड हो गए तो अपना मॉनिटरिंग खुद करना होगा, ये बात सही है, तो ये ई हो जाएगा, यानी कि बी सी ई सही हुआ हमारा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, आइए बी सी ई ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। वो कह रहा है दोस्तों कि किसी शोध अध्ययन में स्वतंत्र चरों में हेरफेर का अनुभव करने वाले समूह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड जो है ना उसका क्वेश्चन है, पेपर 1 का एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका क्वेश्चन है। ये अभी आप लोग को थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन आगे चल के पीएचडी में यही पढ़ना पड़ता है। पूरा 6 महीने का स्टार्टिंग जो कोर्स वर्क होता है उसमें रिसर्च वर्क ठूस ठूस के मतलब पढ़ाया जाता है। तो उसमें आप पढ़िएगा कि वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर किया जाता है, ये सब क्या है, प्लेगरिज्म क्या है, और ये सब है। तो जहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर किया जाएगा, उसमें चेंजिंग किया जाएगा, उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि प्रायोगिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। ये देख लीजिए आप, मैथ का है, बट्टा पूछ रहा है डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भूकंप के दौरान उत्पन्न एक प्रकार के तरंग है। तो देखिए, 2 तरह की तरंगें होती है, पी तरंग और एस तरंग। और इस भूकंप के दौरान उत्पन्न होने पी फॉर प्राइमरी वेव और एस फॉर सेकेंडरी वेव। और इसमें तो वो दोनों है, ये मतलब इसमें एक ही है, तो डायरेक्टली हम वो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही एक प्रकार का भूकंप तरंग है, बाकी सब भूकंप तरंग नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 37 नंबर क्वेश्चन पे। वो है हमारा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है कि वैधता निगमनात्मक युक्ति की विशेषता है, मतलब वैलिडिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि वैधता को किसी प्रकार प्रतिज्ञप्ति पर गुणारोपित किया जा सकता है, तो किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता है। सी कह रहा है कि किसी वैध युक्ति में इसकी सभी आधारिकाओं का सत्य होना अपेक्षित है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डी कह रहा है कि किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी सत्य आधारिकाएं और एक गलत निष्कर्ष नहीं हो सकता है, मतलब ए वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू परमिसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा ए और डी सही हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए और डी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी से राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। देख लीजिए, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय विदर्भ में कृष्णा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है ना, तो प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो विदर्भ में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित था, तो ये है श्रीधन्य कटक। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीधन्य कटक जो है यह नागार्जुन के समय में ब्राह्मण और बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और तक्षशिला की हम बात करें तो तक्षशिला जो है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो अब पाकिस्तान के रावलपिंडी में चला गया है। उसके बाद मतलब चला नहीं गया है, बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में हो गया। नालंदा जो है यह बिहार में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार है, विश्वविद्यालय भी है। उसके बाद शाक्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से भगवान बुद्ध से संबंधित वंश का नाम है, न कि किसी प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय का। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। वो कह रहा है, एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है कि किसी लक्ष्य का निशाना साधने के लिए एक व्यक्ति को प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। एक निशाना साधने के लिए जब वह सही निशाना लगाता है तो 1 रुपया, वह 1 रुपया खो देता है जब वह गलत निशाना लगाता है, यानी गलत लगाइएगा तो 1 रुपया खो दिए हैं जो कमाए हैं उसमें से।
और अगर सही जाता है तो 1 रुपया मिलेगा। अगर लक्ष्य पर 100 बार निशाना लगाने के बाद जो है उसे 40 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसने कितनी गलत बार लगाया। तो देखिए इसको मैथ से बना लीजिए इक्वेशन करके, सही जो लगाया ना उसको x मान लेंगे, गलत जो लगाया कितना हो जाएगा, तो 100 को लगाया है तो 100 माइनस x हो जाएगा, जितना सही होगा उसको घटा के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा सही होगा उसमें से गलत को घटा लेंगे, क्योंकि जो गलत है वो भी 1 रुपये पर ही घट रहा है, और ये घट के कितना आ जा रहा है, तो 40 आ जा रहा है दोस्तों। तो 40 आ रहा है ना, तो आप इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे क्या रखिएगा x के जगह पर, तो x के जगह पर आप यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए और x का वैल्यू निकालिएगा तो 70 आएगा। 70 यहाँ पे रखिए और यहाँ भी 70 रखिए, ये घट के 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 में से 70 में से 30 गया तो 40 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा 70 हो गया। और जब गलत जो था, गलत निकालने के लिए क्या किए थे, 100 में से x घटाए थे, तो ये हो जाएगा 100 में से 70 घट के 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। वो क्या कह रहा है कि यदि कथन कोई भी हो, जो कह रहा है कोई कथन कोई भी मछली स्तनपायी नहीं होती है, इसको गलत मान रहा है, तो तत्काल किसी प्रतिज्ञप्ति के सत्य होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो किसका अनुमान, देखिए कोई भी मछली जो है स्तनपायी नहीं है, मछली ये हो गया और स्तनपायी ये हो गया, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए कौन से, कुछ मछलियाँ स्तनपायी होती है, लेकिन क्या है कि इस पूरे कथन को जो है गलत मान लिया गया। इस कथन को यहाँ पे देखिए इसको गलत मान रहा है। तो जब गलत मान रहा है, कोई भी मछली स्तनपायी नहीं है, तो सब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कुछ को ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ मछलियाँ स्तनपायी है। इसी बात पे हमारा ए नंबर सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में वो कह रहा है कि किसी एक कथन तर्क दोष में जो है, किसी एक कथन तर्क दोष है किसी एक में, क्योंकि मध्य पद उसमें अन्वन्य दृष्टांत है और निषेधात्मक दृष्टांत दोनों में मौजूद है, इससे इस नियम का उल्लंघन होता है कि यह निषेधात्मक दृष्टांतों में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो आइए देखते हैं। पहला कथन इसमें करा कि आग ठंडी होती है क्योंकि यह तत्व है। दूसरा जो है पहाड़ी में आग है क्योंकि यह ज्ञेय है, यानी द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पहाड़ी में आग है तो वो क्यों लगा हुआ है, इसको जानकारी होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी में आग है ये तो बात ये ज्ञेय है, लेकिन इसमें तर्क दोष है। क्यों, क्योंकि मध्य पद जो है अन्वन्य दृष्टांत और निषेधात्मक दृष्टांत दोनों में मौजूद है, इससे इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पर्यावरण संबंधी शिक्षा में निम्नलिखित विषय पर अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। किसको शामिल किया जाना चाहिए, तो उसको देखिए क्या है। पहला है कि व्यक्तिगत स्वच्छता की बात की जानी चाहिए, तो नहीं, व्यक्तिगत स्वच्छता से पर्यावरण का ये नहीं होगा। और उसके बाद जो कह रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता जो है ये अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। वेस्ट मैनेजमेंट की, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये भी बात सही है। पॉल्यूशन, प्रदूषण कंट्रोल की बात होनी चाहिए, तो ये भी सही है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात इसमें नहीं की जा सकती है, तो बी सी डी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी डी नहीं, ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो है तो होगा ही भाई, कंजर्वेशन भी होगा, तो बी सी डी ई सही होगा हमारा। वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा था क्वेश्चन एक्चुअली कह रहा है कि पर्यावरण संबंधी शिक्षा में किन विषय को शामिल किया जाना चाहिए, तो उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होना चाहिए। अब आइए 43, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, नहीं तो मैं DI के साथ इसको बताऊंगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के समुच्चय के लिए निम्नलिखित सांख्यिकीय मापनों को उनके मान के आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में जब इसको सजाने की बात हो रही है तो देखिए 6th डिसाइल यानी छठा दशमक की बात हो रहा है। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश, 3rd क्वार्टाइल की बात हो रहा है, मतलब क्या 3/4। मीडियन की बात कर रहा है, जो बीच में आए, मध्य में आए। 7th परसेंटाइल की बात हो रहा है, तो इसको आप निकालिएगा तो
सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सबसे पहले इसको निकाल लीजिए, माध्यिका जो है ये बीच में आता है यानी 50% पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद छठा दशमक जो है 100 का छठा दशमक अगर निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 100 का 60% हो गया। उसके बाद हम जो है ये 7th परसेंटाइल को 70% मान के चले, ये 70% हो गया। फिर उसके बाद 3/4 जो है इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो ये 75% होता है। तो इस हिसाब से 50% सबसे छोटा सी हो गया। उसके बाद ए आएगा 60%, उसके बाद डी आएगा 70% और बी आएगा लास्ट में 75%, जो कि बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों कि स्टूडेंट्स टी टेस्ट, स्टूडेंट विद्यार्थी की जो टी टेस्ट परीक्षण है उसके लिए क्या क्या उपयोगी है। तो इसमें दो नमूना माध्यों के बीच अंतर का महत्व होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है कि विशेषताओं की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, तो ये नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक का महत्व होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ को रिलेशनल कोफिशिएंट, ये भी बात सही है। चौथा है कि विचरण का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये गलत है। पांचवा कह रहा है पांचवा तो इसमें नहीं है दिया है, तो यही दो सही होगा, ए और सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है और इसको बना लीजिएगा, काफ़ी आसान होता है क्योंकि जो भी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं वो ऑलरेडी PhD मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर पीजी कर रहे हैं। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको काफ़ी आसान होता है, एक बार प्रयास करके देखिए, बन जाएगा टोटल। तो आज हम लोग 7 जनवरी 2026 के पेपर 1 जो है शिफ्ट 2 में जो हुआ था उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग। धन्यवाद।